तो आज जो है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के तौर पर हम लोग लेते हैं। तो हॉब्स का समय हमने देखा था कि वो 1588 के आसपास पैदा होते हैं। किस देश में पैदा हुए हैं? ब्रिटेन में पैदा हुए हैं। लेकिन जिस जमाने में हॉब्स पैदा होते हैं उस जमाने में संघर्ष की दुनिया बहुत तगड़ी थी और उनको ब्रिटेन से भाग करके फ्रांस और फ्रांस से वापस लौट करके ब्रिटेन आना पड़ता है और जिंदगी भर हॉब्स भागते ही रहे। हॉब्स के बारे में एक चीज हम लोगों ने और समझा था कि हॉब्स जो है वो बहुत डरपोक किस्म के इंसान थे। सही बात है। तो इसलिए वह परिस्थितियों का सामना करने के बजाय परिस्थितियों से भागते रहे। अब किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए थे कि उनका स्वभाव ऐसा था, ये बात अलग है। लेकिन वहीं पर जॉन लॉक के बारे में बात करें तो ये हॉब्स से जो है बहुत पुराने तो नहीं है, लेकिन करीबन जो है मोटे मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि 44-45 साल का अंतर है। और लॉक का जो जन्म है वह भी इंग्लैंड में हुआ है। हॉब्स भी इंग्लैंड में जन्मे हैं और लॉक भी इंग्लैंड में जन्मे हैं। ये समरसेट नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो है वह एक क्लर्क थे, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार में, हम आप जैसे परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। तो शिक्षा दीक्षा का जो उद्देश्य भी रहता है मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो किस चीज का रहता है कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए। मेरे पास जब लोगों की जन्म कुंडली विचार करने के लिए आती है तो ज्यादातर लोगों के दो ही प्रश्न होते हैं, नौकरी कब मिलेगी, अब ब्याह कब होगा। और वहीं पर जब बहुत अमीर किस्म के लोग होते हैं तो उनका प्रश्न ये होता है कि बताइए बिजनेस ये वाला कब सेट किया जाए, कैसे किया जाए। वो नौकरी के बारे में बात कभी भी नहीं करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जो है प्रश्न पूछते हैं। तो आप किस तरह के परिवार में हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, यह आपके निर्णय लेने की दिशा को भी दिखा देता है। इसके लिए जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है, मोटे तौर पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप किस तरह के प्रश्न पर विचार करना पसंद करेंगे। और लेकिन जो इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके पिताजी क्लर्क थे तो पढ़े लिखे थे, तो अपने बेटे की भी शिक्षा दीक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया और हाईएस्ट एजुकेशन तक इनको पहुंचा दिया। जॉन लॉक खुद भी जो है इनके ग्रह नक्षत्र सही थे, तो ये भी जो है बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत पढ़ने लिखने वाले थे। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है एमए किया। और जब इन्होंने एमए किया तो जाहिर सी बात है कि यह अपने आप में बहुत हाई डिग्री थी और उस जमाने में बहुत कम लोग एमए पास होते थे। आजकल एमए पास लोगों से पूछ लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है तो उनको नहीं पता होगा। उन्होंने क्यों एमए कर लिया किसी एक विषय में उनको खुद भी नहीं पता है। लेकिन जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो इनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको वहीं पर जॉब दे दिया। हमारे यहाँ सरकार तय करती है कि कौन मेधावी है, जिसको खुद कुछ नहीं आता है। ठीक है ना। वो सरकार हमारे यहाँ खुद ही पहले एमए करती है, फिर बीए करती है। दूसरी सरकार पहले 12वीं पास होती है, फिर इंटर करती है। ये हमारे यहाँ का पैटर्न है। लेकिन अगर आप विदेशों में देखेंगे तो लोगों की योग्यता का आकलन उनके व्यवहार और उनके काम करने की गति से होता है। हमारे यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करने से होता है जिसका रिजल्ट 6-6 साल में आता है। अध्यापन काल में ही वह जो है एक बड़े दार्शनिक उस जमाने में हुआ करते थे और उनका नाम था श्रेष्ठ बरी। क्या नाम था? श्रेष्ठ बरी। तो उनके जो है, और श्रेष्ठ बरी जो है दार्शनिक भी थे और श्रेष्ठ बरी जो है उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी हुआ करते थे। तो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य वो थे श्रेष्ठ बरी, तो उन्होंने इनको अपना गुप्त सचिव बना दिया। गुप्त सचिव का काम क्या होता है
कि ये लोग बैकडोर में रह करके बिना जो है अपने बारे में जानकारी रखे हुए ये तमाम तरह की जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का या सलाह देने का काम करते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री के पीआरओ के तौर पर, यानी कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, या हम जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके जाकर के जो है काम करते थे। बाद में उन्होंने मुझको अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र नियुक्त किया। पॉलिटिकल एडवाइज़र इसलिए नियुक्त किया कि तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनको मुझसे सलाह चाहिए होती, लेकिन जब जब उनकी किस्मत फूटी होती थी तो बिना पूछे कर लेते थे और हर बार उनको चोट लगती। यही लोग तमाम तरह के संसद वगैरह में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा तैयार करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं। महुआ मोइत्रा को जिस चीज के लिए सजा दी गई है वह पूरी तरह से गलत है। अगर आप भी जानते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री को भी अगर कह दिया जाए कि आप एक मेल ड्राफ्ट कर दीजिए लोकसभा का, तो वो कतई नहीं कर पाएंगे। तमाम नेता जो है अपना जो है क्वेश्चन वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए इस तरह का एक सेक्रेटरी रखते हैं और वो किसी के जरिए भी, किसी की भी मदद से इस काम को कर लेते हैं। कुछ नेताजी लोग तो मुझसे भी सलाह लेते हैं, पर यह है कि वो ड्राफ्टिंग का काम हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कोई भी करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये शेफ्सबरी के जो है गुप्त सचिव बने, इससे उनको फायदा क्या हुआ? शेफ्सबरी जो है वो स्वयं में दार्शनिक थे, अच्छे चिंतक थे, विचारक थे और साथ में सक्रिय राजनीति में थे। तो लॉक को व्यवहारिक राजनीति का जो है काफी अच्छा अनुभव हो गया। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा ये कहता हूं कि किताबी ज्ञान के अलावा जो एक्सपोजर आपका दुनिया के साथ है वह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। भारतीय एजुकेशन सिस्टम फेल कहाँ की? अब जैसे रश्मि सिंह जो है ये एमएससी हैं, हाँ बीएससी है, और बीएससी के बाद पढ़ी नहीं तो एमए कर डालो, अभी भी फिलॉसफी से एमए कर डालो, इग्नू से ही फॉर्म डाल करके ये फटाफट काम कर डालो, ठीक है। जिंदगी में इसकी बहुत आगे जरूरत पड़ेगी। तो बीएससी बायो से हैं आप, तो आपने कभी मेढक को चीर करके उसका अंग प्रत्यंग देखा? केवल किताब में पढ़ लिया। तो इस पढ़ाई का कोई मतलब है? तो सर झींगा मछली को उसका क्या था? झींगा मछली में क्या दिखा आपको? सर उसके नर्वस सिस्टम को देखा था, उसके नर्वस सिस्टम को अलग तरीके से आराम से निकालना था, जब बिना टूटे हुए नर्वस सिस्टम को उसको पिन के द्वारा से तरीके से निकाला। फिर उसके बाद उसके पास सारे पार्ट्स में से देखा, मतलब उसके हाथ से, पैर के, गर्दन के, सिर्फ मुंह का जो हिस्सा था वो छोड़ दिया था, उसके बाकी नीचे का हिस्सा का पूरा नर्वस सिस्टम देखा था। और फिर उसके बाद उसे ऐसे ही सिल दिया गया था। अच्छा, सर नर्वस सिस्टम जो झींगा मछली थी वो ऑलरेडी पहले से मरी हुई थी। के व्यापारी हैं। कभी आप लोगों को ये लोग जो है किसी इंसान का कंकाल वगैरह के पास ले गए, से पढ़ा दिए, मतलब ये ग्रेजुएट हो गई एक मरी हुई झींगा मछली पे। ये हमारे देश का सिस्टम है। अब इसके पश्चात ये जो है जब व्यवहारिक राजनीति में आए तो लॉक जो है आगे चल करके एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जो है ये जुड़ गए, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको टीबी की बीमारी भी हो गई, है ना। आजकल आप सबको, पहले लोगों को टीबी की बीमारी होती थी, अब आप लोगों को जो है मोबाइल की बीमारी होती होगी। टीबी की बीमारी छोड़ करके मोबाइल की बीमारी लग गई है, ठीक है। इनको टीबी हो गई थी और टीबी होने के कारण उनको जो है इलाज वगैरह कराए और उसके बाद ये जो है ब्रिटेन छोड़ करके फ्रांस चले गए। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में दार्शनिकों का आदान प्रदान पहले बड़े पैमाने पर हुआ करता था। फिर ये बाद में वहाँ से फ्रांस से जाकर के ये हॉलैंड गए और जब जो है 1688 के आसपास आकर के जब ब्रिटेन में क्रांति होती है
तो लॉक ने उस ब्रिटिश क्रांति का सपोर्ट किया क्योंकि ये पॉलिटिकली एक्टिव थे। आप लोगों को भी जो है पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है वो बहुत अधिक जो है सक्रिय नहीं रह पाए और 1704 तक आते आते जो है उन्होंने जो है अपना शरीर त्याग दिया। अब अगर लॉक के पूरे जीवन को देखें तो किसी भी व्यक्ति के विचारों में, उसके दार्शनिक सोच के निर्माण में, उसकी विचार शैली को अपनाने में उसके आसपास के जीवन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि हम अनिका का उदाहरण ले लें, तो अनिका जिन परिस्थितियों में पैदा हुई, उन परिस्थितियों में पैदा होने के कारण ये स्वाभाविक रूप से जो है अपने आप को घर में सेकंड लीड के रोल में ले लेती है, क्योंकि इन्होंने अपने मम्मी को और बाकी लोगों को इसी तरह से देखा है, जहाँ पर पति की उम्र हमेशा पत्नी की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए आयु में। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन लोगों का क्या है, पर सामान्य तौर पर यही होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि पति हमेशा जो है कमाने वाला होना चाहिए, जात बिरादरी सब देख लेनी चाहिए, और माथे में जो है एक पाव सिंदूर पोत करके गले में खूंटा लटका लेना चाहिए, क्योंकि यह जो है इनको लगता है कि इनका जो है हिंदू धर्म का जो है अभिन्न अंग है, यह इनकी पद्धति है। लेकिन क्या यह पद्धति हमेशा से रही है? यह पद्धति हमेशा से तो नहीं रही है, यह बहुत बाद में आकर के जुड़ी है। लेकिन जब इनकी बेटी बड़ी होगी तो वह तमाम नारीवादी आंदोलन और विचारों के बीच में बड़ी होगी, जिसमें कुछ पुरुष भी होंगे जो नारीवादी विचारधारा को सपोर्ट करते होंगे और ये कहते होंगे कि नहीं, नर और नारी के बीच में भेद नहीं होना चाहिए। जैसे कि एकाध आशीष सर जैसे लोग है ना, उनको बड़ी जो है चुल मची रहती है कि नारी आंदोलन का समर्थन करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग। तो अब इनकी बेटी जिन परिस्थितियों में बड़ी होगी, वह जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों का जो है थोड़ा विरोध करते हुए नजर आएगी, और उसकी जो विचार शैली होगी वह अपनी माँ की विचार शैली से भिन्न होगी। जाहिर सी बात है कि अनिका जो है, इनकी माँ जितना ट्रेडिशनल विचारों को फॉलो करती होंगी, ये उससे कुछ कदम आगे बढ़े होंगे। तो इस जीवन शैली में सब लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे बढ़ ही रहे हैं, है ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते। तो जो जैसी परिस्थितियों में रहेगा वैसी परिस्थितियों में ही आगे बढ़ेगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको ये समझाऊं कि जब हम छोटे थे तो हम लोग टीवी देखने में खौफ खाते थे पिताजी का। तो पिताजी जब मार्केट जाते थे तो टीवी हम लोग तब ऑन करते थे, भले ही टीवी पे कृषि दर्शन का कार्यक्रम आता हो तो हम लोग वो भी देखते थे, उसी में मनोरंजन हो जाता था कि खेत की गुड़ाई निराई कैसे करें। और जब सिनेमा का आता था चित्रहार जैसा प्रोग्राम जिसमें फिल्मी गाने आते थे, तब हम लोग नहीं देखते थे क्योंकि पिताजी उस समय घर में होते थे। और एक नज़र हमेशा जो है बाहर के दरवाजे पर रहती थी कि पिताजी के आने की आहट भी आ जाए तो हम टीवी बंद करके सीधे किताब पर पहुंच जाएं। तो यानी पिताजी के लिए बड़ा सुंदर सा गीत था कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा शहर महके। तो वो महकता था हम लोगों को, यानी कि डर डर करके टीवी देखा करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी बेटी हमसे नहीं डरती है। हम टीवी देखने से पहले ये इंश्योर करते हैं कि वो या तो सो गई हो या कहीं पर बिजी हो। उसके सामने हम आज भी टीवी देखने का रिस्क नहीं ले सकते। यानी हम जैसे लोगों की पूरी जिंदगी डरने में ही गुजर गई। कभी बाप से डरते थे तो कभी बेटी से डरते, पर बाखुदा हम रोज डरते। ठीक है, अब यानी कि हमारी सोच विचार की जो शैली होगी, हम ये समझते हैं कि उसको कुछ देर टीवी देखने देना चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति और उसकी परिस्थिति में अंतर है। हमारी परिस्थिति में शाम को जो है 20-22 बच्चे मिल जाते थे, 2 अलग अलग टीम बना लेते थे, 2-3 तरह का गेम खेल लेते थे, तो हम लोगों की जो है सोशल लाइफ ज़्यादा थी। अब हम लोग 2-2 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, जैसे कि मुर्गा काटने वाला मुर्गे को ठूंस के भरता है, वैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में 2-2 कमरों के मकान में कैद हैं
तो ऐसे में बच्चों को एक्सपोजर के नाम पर सिवाय टीवी के हम और कुछ दे भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि टीवी पे पहला हक उनका बन जाता है। इसी तरह से लॉक का जो विचार शैली, जो जीवन पद्धति तैयार हुई, वह कहाँ से तैयार होती है? लॉक की जो जीवन शैली और जीवन पद्धति है, उसको तैयार करने में उस समय के राजनीतिक हालात ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने अपने बचपन से ही ब्रिटेन में गृह युद्ध देखा, फिर आगे चल कर के उन्होंने जो है क्रामवेल का शासन देखा, और जीवन के अंतिम समय में आकर के उन्होंने ब्रिटेन की क्रांति एक बार फिर से देखी, जिसे कि इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दिया जाता है। तो ये देखा, और उन्होंने ये देखा कि जीवन में लगातार संघर्ष और अत्याचार मचा हुआ है, इसलिए हिंसा के और अराजकता के विरुद्ध उनके मन में हमेशा से जो है एक तरह का जो है घृणा का भाव था। अब वहीं पर हॉब्स वो जीवन के अंतिम चरण तक भागते रहे, तो जो कायर होता है वो अक्सर करके हिंसा का साथ देता है। आपके घर में देखिए, जो डरपोक होगा वो हमेशा हिंसक होगा, है ना। जो कोई भी हिंसा की बात करेगा वो हमेशा डरपोक होगा। ये मनोविज्ञान का सिद्ध सत्य है। तो आज की जनरेशन ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में बात करती है? तलवार उठाओ, मारो, काटो। ये कौन से लोग हैं? ये हिंसक लोग हैं। अहिंसा हमेशा से सर्वोच्च किस्म के बहादुरों का कार्य है। ये मैं तब भी मानता था जब मैं आपकी उम्र में नहीं था। और इसी दौरान उन्होंने जो है हिंसा और अतिवाद देखा। बाद में जो है सेफ्टबरी के साथ मिलकर के उन्होंने जो है व्यवहारिक राजनीति को देखा। तो कुल मिला करके, और एक चीज और भी थी, 17वीं शताब्दी के आते आते तक यूरोप में, खत्म होते होते तक यूरोप में एक नव बौद्धिक विचारधारा जो हिंसा के विरुद्ध थी, उसने भी जन्म लेना, क्योंकि अतिवादी हो गई थी हिंसा। लगातार हर समय हिंसा, युद्ध, क्रांति यही मचा हुआ था। तो इसके खिलाफ भी कुछ लोग खड़े होने शुरू हो गए थे। तो उस नव बुद्धिवादी जो विचारधारा थी, उसने बड़ा काम किया। और लॉक ये चाहते थे कि पहले की सारी बातें खत्म करके जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से होनी चाहिए। इसीलिए लॉक को अगर ये कहना पड़ता था कि ज्ञान का स्रोत क्या है, तो लॉक ने ये कहा था कि ज्ञान का स्रोत अनुभव है, बुद्धि नहीं है। यानी कि ज्ञान को हमेशा नए नए अनुभवों से आपको जोड़ना पड़ता है। यानी कि शुरुआती दौर में मनुष्य कैसे है, तो उन्होंने कहा टैबुला रासा है। एक शब्द वो देते हैं, टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल कोरा कागज है, इस पर अनुभव की कलम से ज्ञान जो है लिखा जाता है। वहीं पर उनसे कुछ 100 साल पहले जन्मे रेने डेकार्ट को जब यही बात कहनी थी कि ज्ञान कहाँ से आता है, तो रेने डेकार्ट कहते हैं कि अनुभव नहीं, मनुष्य के पास सब कुछ पहले से मौजूद है, उसकी बुद्धि में सब कुछ मौजूद है और वो उसको जगा देना भर है। इसीलिए दार्शनिक विचारधारा के क्रम में रेने डेकार्ट बुद्धिवादी कहे गए हैं और जॉन लॉक अनुभववादी कहे गए हैं। रेने डेकार्ट बुद्धिवादी क्यों कहे गए हैं? क्योंकि उनके अनुसार सब कुछ आपकी बुद्धि में पहले से मौजूद है, और जॉन लॉक के अनुसार बुद्धि में पहले से कुछ नहीं मौजूद है, वह कोरा कागज है और सब कुछ अनुभव की कलम से बाद में लिखा जाता है। और हम क्या मान सकते हैं आज की तारीख में? हम मानेंगे कि नहीं भाई, दोनों बात में थोड़ी थोड़ी सच्चाई जरूर है। बुद्धि में भी पहले से कुछ होता है और कुछ चीज़ें बुद्धि के क्रम में हम धीरे धीरे आगे चल करके जुड़ते हैं और इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से बुद्धि और अनुभव दोनों का एक संतुलन होना चाहिए। अगर जॉन लॉक की रचनाएं देखें, यहाँ से जरा आप लोग कलमकारी करिएगा